जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नीलकंठ नामक पाठ का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ाया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। वे एक दिन किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थीं, तो उनकी भेंट मियाँ चिड़िया वाले से हुई। तो उन्होंने उससे 2 मोर के बच्चे खरीदे और फिर उन्हें अपने घर लाकर उनका देखभाल की और वे धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। जब वे दोनों बच्चे बड़े हो गए तो वे क्या करती हैं कि उसे अपने जाली वाले घर में भेज देती हैं, जिसमें उनके अन्य पशु पक्षी रहते थे, यानी चिड़ियाघर में। फिर दोनों पक्षी आराम से रहने लगे। मोर जो था, उन दोनों बच्चों में एक मोर था, एक मोरनी थी। तो मोर की गर्दन नीली होने के कारण महादेवी वर्मा ने उसका नाम नीलकंठ रखा और उस मोर के छाया बने रहने के कारण उस मोरनी का नाम राधा रखा। तो जब वे दोनों पक्षी जाली घर में पहुंचते हैं तो सभी जानवर उनका स्वागत करते हैं। सब देखते हैं कि ये कौन नया आ गया। जैसे हमारे घर में कोई नया आता है या नई बहू आती है तो लोग उसका स्वागत करते हैं, लोग उसे देखते हैं। उसी तरीके से उस घर में भी सब जानवर एक तरफ से उसे देख रहे थे, उस पिंजड़े में। फिर धीरे धीरे वे दोनों बच्चे बड़े होकर मोर और मोरनी बन गए। वो जो मोर था, जिसका नाम था नीलकंठ, वो थोड़े ही दिनों में उन पशु पक्षियों से मेल जोल इतना हो गया उन लोगों में कि वो अपने आप को जीव जंतुओं का सेनापति नियुक्त कर लिया। वो सेनापति की तरह रहने लगा, सभी जानवरों के आगे आगे रहता था, वो सबकी रक्षा करता था, सभी की देखभाल करता था। कोई भी संकट आता था तो वो उससे उन लोगों को बचाता था। फिर क्या होता है कि एक बार फिर से लेखिका को उसी रास्ते से जाना पड़ा और फिर बड़े मियाँ जो थे वो उनके कार के सामने आकर उसे रोकते हैं। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, इस बात को का संकल्प करके महादेवी वर्मा उस रास्ते से गई थी। फिर उन्होंने क्या किया कि केवल वो मियाँ की तरफ ही देख रही थी। उनकी दाढ़ी, उनके सफ़ेद डोरे से कान में बंधी एक ऐनक थी जो लगी हुई थी, तो उसको देख रही थी। लेकिन उनका जो ध्यान था वो अचानक बड़े मियाँ के पैरों के पास पड़ी एक मोरनी पर पड़ी। एक मोरनी उनके पैरों के पास थी, जिस पर उनकी नज़र पड़ती है। मोरनी जो थी वो राधा के समान थी। उसके पंजों की उंगलियां जो थी वो टूट गई थी और उन्हें एकत्रित करके मूंज से बांधा गया था। वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो जो बड़े मियाँ थे वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो फिर से उनकी भाषण मेल चालू हुई, शुरू हो गई। वो कहते हैं कि देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। मतलब उसे किस तरीके से उसने पकड़ा है कि उसको इतना दर्द हो रहा है, उसका पैर जो है, उसके पैर की उंगलियां सब टूट गई हैं। क्या कोई ऐसे पकड़ता है चिड़िया? अगर आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। लेकिन मियाँ फिर कहते हैं, अपनी बातों को घुमा फिरा कर फिर किस तरीके से वो लेखिका से बात करते हैं, उस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो कहते हैं कि मतलब अगर आप नहीं आई होती तो मैं इस मोरनी को उस चिड़ी मार के सर पे ही पटक देता।
और साथ ही ये भी कहते हैं कि पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। मतलब वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं इसे लेखिका को दूँ, और ये भी चाहते हैं कि ये लेखिका ले ले। किस तरीके से उन्होंने बात किया। तो ये बात ही कर रहे थे, इतने में लेखिका क्या करती हैं कि 7 रुपये देकर उसे यानी मोरनी को अगली सीट पर रखवा कर घर ले आती हैं, और फिर अपने पढ़ने लिखने के कमरे को अस्पताल बना देती हैं। उसकी मरहम पट्टी करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। देखभाल करते करते महीने भर में वो अच्छी होने लगी थी, और फिर वो उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ही उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी तो वो टेढ़ी मेढ़ी ही थी, परंतु वह अपने ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगती है। तो जब वो मोरनी चलने लगती है अपने पैरों पर, तब लेखिका उसे जाली घर में पहुंचा देती हैं। और ठूठा पंजा था, सही से चल नहीं पाती थी, तो इस कारण उसका नाम कुब्जा रखती हैं। नाम के अनुरूप अब मैं आप लोगों को बताई थी पिछले वीडियो में कि उसका नाम कुब्जा रखा गया। अब आज मैं इसके आगे की कहानी आपको बताती हूँ। देखिए, नाम के अनुरूप, जैसे कि उसका नाम क्या था, कुब्जा, नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। मतलब जैसे वो पैर से टेढ़ी थी, वैसे ही स्वभाव भी उसका सही नहीं था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। नीलकंठ और राधा जो कि साथ में आए हुए थे, साथ में पले बढ़े, वो अभी तक साथ ही रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। मतलब जो वो मोरनी थी जिसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थीं, वो क्या करती है कि जब भी नीलकंठ और राधा को साथ देखती है तो उन्हें मारने के लिए दौड़ती है। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। मतलब वो बहुत ही लड़ाकू थी, बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। तो वो राधा को अपने चोंच से इतना मारती थी कि उसकी कलगी तक नोच डाली, उसके पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। जिस तरीके से आप कभी कभी कहानियों में देखते हो, फिल्मों में देखते हो, तो उसी तरीके से ये कहानी है कि वो जो मोरनी थी कुब्जा, वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ जो था वो उसे नहीं पसंद करता था, उससे दूर भागता था। तो इसलिए कुब्जा जो थी वो राधा से चिढ़ती थी। राधा जब भी उसके पास जाना चाहती थी तो राधा को वो मारती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। मतलब वो इतनी दुष्ट थी कि वो अगर नीलकंठ उसके पास नहीं रहता तो वो ये चाहती थी कि अगर नीलकंठ मेरे समीप नहीं आ रहा है तो वो नीलकंठ के समीप किसी को नहीं आना है। तो वो किसी से उसकी मित्रता नहीं थी। कुब्जा जो थी उसकी मित्रता किसी भी जीव जंतु से नहीं थी, और वो ये भी चाहती थी कि जो जीव जंतु हैं वो नीलकंठ के समीप ना आए। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। उसी बीच में क्या होता है कि राधा जो थी उसने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। वो क्या करती थी, अपने पंखों में उन अंडों को छिपाए रहती थी, क्योंकि उसको डर था कहीं कुब्जा जो को पता चला तो वो नहीं इसे बचने देगी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। मतलब वो इतनी दुष्ट थी कि जब उसे पता चला कि मोरनी जो है वो अंडे दी है, तो वो क्या करती है कि पहले तो मोरनी को मारती है, राधा को मारती है चोंच से, और मार मार कर उसको ढकेल देती है। और फिर जब वो दूर हट जाती है तो फिर उसके अंडों को फोड़कर अपने पैरों से इधर उधर फैला देती है।
इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब नीलकंठ तो कुछ कर नहीं पा रहा था बेचारा, तो क्या कर रहा था कि उसका जो वो हमेशा जैसे प्रसन्न रहता था तो उसकी प्रसन्नता समाप्त हो गई, क्योंकि उसे राधा से दूर रहना पड़ता था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो जाली का घर था उससे निकलकर भाग गया था। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। मतलब वो इतना डर गया था कि वो कुब्जा से बहुत दूर दूर रहना चाहता था, और उससे इतना दूर रहना चाहता था कि वो कई कई दिन तक भूखा प्यासा रहकर आम की शाखाओं में छिपकर बैठा रहता, तो कभी खिड़की की सेट पर छिपकर बैठा रहता। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। जैसा कि वो हमेशा करता था कि लेखिका जब उसको दाना देने जाती थी तो वो अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन तब उसकी आंखों में प्रसन्नता होती थी। लेकिन अब जो है, अब ऐसा लगता है कि वो थक गया है, बहुत ज़्यादा उसकी चाल में थकावट है और वो आंखों में शून्यता सी हो गई है। मतलब अब उसके आंखों में कोई प्रसन्नता नहीं है। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका कहती है कि मुझे तो ये अनुभव नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में ये कुब्जा से किसी से मेल ना हो पाए। मैं सोचती रही कि हो सकता है कुछ दिनों बाद कुब्जा भी सबसे मेल जोल बनाकर रहने लगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ मतलब जो उसका पंख है, पूंछ है, उसको फैलाए हुए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। अंत में 3-4 महीने के उपरांत एक दिन जब लेखिका जाती हैं तो वो देखती हैं कि नीलकंठ अपना पंख फैलाकर धरती पर बैठा हुआ है। जिस तरीके से वो खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था, उसी प्रकार से वो अपने पंख पूरे जमीन पर फैलाकर बैठा हुआ है। फिर वो उसे पुकारती हैं, लेकिन वो नहीं उठता है, और जब वो नहीं उठता है तो महादेवी वर्मा को संदेह होता है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। लेखिका कहती है कि वास्तविकता तो यह थी कि नीलकंठ जो था वो मर चुका था। क्यों मर गया? लेखिका कहती है, अपने से प्रश्न पूछती है कि क्यों मर गया। इसका उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। लेखिका कहती है, इसका उत्तर अभी भी नहीं मुझे पता चला कि वो क्यों मर गया, कैसे मर गया। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। लेखिका कहती है, ना उसे कोई बीमारी थी, ना उसके शरीर पर किसी चोट का निशान था। पता नहीं कैसे वो मर गया। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। लेखिका कहती है कि मैं उसे अपने शॉल में लपेटकर संगम पर ले गई। संगम यानी जहाँ पे इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जैसे जब उसे प्रवाहित किया गया तो जो उसके पंख थे नीलकंठ के, उसके पंख के चंद्रिकाएं उस पे मतलब पानी में उसकी छाया इतना बढ़ गया, ये छाया दिख रहा था कि जैसे लग रहा था कि गंगा का पूरा पाट ही एक विशाल मयूर की तरह हो गया है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। नीलकंठ जब मर गया तो
तब राधा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो एकदम निराश होके, बहुत दुखी होके एक कोने में बैठी रही कई दिनों तक। वह कई बार भागकर लौट आया था। नीलकंठ कई बार भागा के दरवाजे से, मतलब जाली घर से, और फिर लौट आया था। इसलिए वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। राधा जो थी वो यही सोचती थी कि वो फिर गया है भागकर तो फिर वो वापस आएगा, इसलिए वो हमेशा अपनी दृष्टि दरवाजे पर लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। लेकिन जो कुब्जा थी वो बहुत ही उत्सुकता से उसे खोजना शुरू किया। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। जैसे ही जाली का दरवाजा खुलता था वो नीलकंठ को ढूंढने के लिए बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। कुब्जा जो थी वो जानती थी कि कई दिनों तक नीलकंठ इन शाखाओं के बीच में छिपा रहता था, तो इसलिए कुब्जा भी जाती थी उस आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानी अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। एक दिन जो कुब्जा थी नीलकंठ को ढूंढकर आम की शाखाओं से उतर रही थी। इतने में कजली नामक जो कुतिया थी उसके सामने पड़ जाती है। कुब्जा स्वभाव से तो दुष्ट थी ही। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। अब कुब्जा जो थी वो दुष्ट थी। दुष्ट का काम क्या होता है? किसी से भी भिड़ जाना। तो कुब्जा जो थी वो कजली से भिड़ गई। कजली पर उसने चोंच से अपने प्रहार किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। कजली ने भी, जब उसने प्रहार किया तो कजली ने भी प्रहार कर दिया अपने बचाव के लिए। तो जो कजली थी, कजली के 2 दांत कुब्जा के गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। इस बार ऐसा हुआ कि उसका जो जीवन था वो नहीं बचा मिला, क्योंकि उसके गले पर, उसके गर्दन पे 2 दांत लग गए थे। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका कहती है, लेकिन ये जो 3 पक्षियों का स्वभाव था, उनके स्वभाव में विभिन्नता थी, वो मुझे ऐसा परिचय दिए कि उसका जो था वो मेरे जीवन में विशेष महत्व रखता है। उन लोगों का स्वभाव। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। राधा प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। राधा अब क्या है? दुकेली है, यानी उसके साथ और भी कोई है, 2 लोग हैं। लेकिन जब आषाढ़ होता है, जैसे बारिश का समय होता है, आकाश में बादल छाते हैं, तब वो क्या करती है? कभी ऊंचे झूले पर चली जाती है तो कभी अशोक की डाल पर अपने गले को उठाकर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में, अपने गले से बहुत तेज आवाज़ में नीलकंठ को बुलाती है और हमेशा बुलाती रहती है। तो ये जो पाठ है, ये कहानी है, यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तीसरा है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। चौथा, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा।
वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। 5वां, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो ये आपके 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में 6 प्रश्न नहीं, एक प्रश्न और है, छूट रहा है। 7वां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 7 प्रश्न हैं आपके इस कहानी के। तो इन 7 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।